कहानी की शुरुआत में हमें एक काले आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त को कॉल पे बता रहा होता कि मैं अभी जिस एरिया में हूँ ये एरिया काले लोगों के लिए खतरनाक है। ये बातें करते हुए उसे एक कार अपने पास आती हुई दिखती तो वो डर के अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन उसे एक नस्लवादी ग्रुप का बंदा पकड़ के बेहोश कर देता है और घसीट के अपनी कार की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर क्रिस को दिखाया जाता है जो कि एक काले नस्ल का था। वो बहुत एक्साइटेड होकर तैयार हो रहा होता है क्योंकि आज उसे अपनी गोरी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाना था। उसकी गर्लफ्रेंड रोज वहाँ आके उससे पूछती है कि तुमने सारी तैयारियां कर ली हैं। क्रिस उससे कहता कि तुम्हें अपने पेरेंट को ये बात बता देनी चाहिए कि मैं एक काला हूँ, लेकिन वो कहती कि मेरे पेरेंट्स रेसिस्ट नहीं है तो तुम चिंता नहीं करो। लेकिन वो काला आदमी जो किडनैप्ड हुआ था उसे रोज के रिश्तेदारों ने ही किडनैप किया था। क्रिस और रोज पेरेंट्स के घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में क्रिस सिगरेट निकालता है पीने के लिए, तो रोज उससे सिगरेट छीन के बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम ये नहीं पिया करो। फिर क्रिस अपने दोस्त रोड को कॉल करके कहता कि यार थैंक यू मेरे कुत्ते को वीकेंड में अपने पास रखने के लिए, बस मैं वीकेंड गुजार के वापस आ जाऊंगा। रॉड उससे मजाक में कहता है कि तुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए, शायद ये लोग तेरे साथ कुछ बहुत बुरा करें। ये बात सुन के क्रिस कॉल काट देता है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाती है। टक्कर की वजह से कार पूरी डिसबैलेंस हो रही होती है, लेकिन रोज बड़ी मुश्किल से गाड़ी रोकती है। इस हादसे की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही होती है और फिर क्रिस कार से बाहर निकलता है कि देखे क्या हुआ है। उसे पीछे से हिरन की आवाज आती है तो वो उसे देखने जाता है। वो जब हिरन को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है कि हमने एक हिरन को मार दिया है। रोज पुलिस को पूरा हादसा समझा रही होती है कि ये दोनों रोज के पेरेंट्स के घर जा रहे थे और अचानक से ये हिरन उनके सामने आ गई। वो पुलिस वाला फिर क्रिस से उसकी आईडी मांगता है तो रोज कहती है कि इसकी आईडी की क्या जरूरत है, ड्राइविंग तो मैं कर रही थी। क्रिस उससे बोलता है ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। पुलिस वाला आईडी देखकर कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगा, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन रोज को ये बात बहुत बुरी लगती है कि कोई भी रेसिज्म हो क्रिस के खिलाफ। कार में क्रिस उससे बोलता है तुम मेरे लिए उस पुलिस वाले के खिलाफ खड़ी हुई, ये बात देखकर मुझे अच्छा लगा। वो दोनों ड्राइव करते हुए घर के गार्डन में आ रहे होते हैं तो वहाँ एक काला नौकर उन दोनों को हेलो कह रहा होता है। फिर वो दोनों कार से उतर के गेट की तरफ जाते हैं और गेट पे ही रोज के पेरेंट्स उनका स्वागत करते हैं। रोज क्रिस और अपने पेरेंट्स का आपस में इंट्रोडक्शन करवा के बताती है, ये मेरे डैड डीन है और ये मेरी मॉम मिसी है। बाहर गार्डन से वही काला नौकर दूर से खड़ा क्रिस को देख रहा होता है कि जैसे उसके लिए परेशान हो रहा हो। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो डीन उनसे पूछता है कि रास्ते में सब सही रहा, तो रोज बताती है कि रास्ते में एक हिरन आ गई थी कार के सामने, बस बाकी सब तो ठीक रहा। डीन कहता है चलो अच्छा ही है कि एक हिरन कम हुआ, वैसे भी मुझे हिरन पसंद नहीं, तो तुमने अच्छा ही काम किया। फिर डीन पूछता है कि तुम दोनों के दरमियान ये कब से चल रहा है। ये सवाल सुन के क्रिस और रोज दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन फिर क्रिस उन्हें बताता है कि 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन फिर डीन ये बात मजाक में उड़ा देता है और क्रिस को कहता है कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। क्रिस उनके साथ घर देखना शुरू होता है। वो सबसे पहले मिसी का ऑफिस दिखाता है और बताता है वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। फिर वो रोज के भाई जेरेमी को दिखाता है और बताता है कि वो भी सर्जन बन रहा है मेरी तरह। फिर वो उन्हें अपनी पूरी फैमिली की फोटो दिखाता है। डीन उसे अपने दादा की पिक्चर दिखा के बताता है कि उसके दादा एक काले से ओलंपिक्स में हार गए थे। ये सुन के क्रिस को समझ आ जाता है कि ये काले लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके जीन और ज्यादा काम करने वाले शरीर की वजह से। घर का टूर करते हुए क्रिस को किचन में एक और ब्लैक लेडी जॉर्जिना दिखती है। डीन बताता है कि जॉर्जिना यहाँ काम करती है और किचन को संभालती है। जॉर्जिना क्रिस को बहुत अजीब तरह से देख रही होती है। डीन फिर उसे बाहर गार्डन की तरफ ले जाता है और उस गार्डन के बारे में बता रहा होता है कि ये गार्डन बहुत बड़ा है और इसीलिए यहाँ इस घर में बहुत प्राइवेसी है। बातों के दरमियान क्रिस को एक तरफ वही काला नौकर दिखता है जो कि उसे बहुत अजीब तरह से देख रहा होता है, जैसे किसी चीज के लिए वार्न कर रहा हो। क्रिस को ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि यहाँ 2 लोग काम करते हैं और दोनों ही काले हैं। डीन समझ जाता है कि क्रिस क्या सोच रहा है, तो वो क्रिस को कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि एक गोरे के घर पे काले वर्कर्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जॉर्जिना और वॉल्टर दोनों को अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए हायर किया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने इन दोनों को जाने नहीं दिया, बल्कि घर में ही काम पर रख लिया। लेकिन फिर भी ये बात क्रिस को बहुत अजीब लगती है कि इनके घर 2 वर्कर हैं और दोनों ही काले हैं। दिन में वो सब टेबल पे बैठ के बातें कर रहे
होते हैं तो डीन क्रिस से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। क्रिस बताता है कि उसके फादर शुरू से थे ही नहीं और माँ की मौत हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में जब वो 11 साल का था, लेकिन उसे इस हादसे का कुछ ज्यादा याद नहीं। छोटी उम्र होने की वजह से क्रिस बार बार टेबल पे अपने हाथों से नॉक कर रहा होता है। तो डीन कहता है तुम स्मोकिंग करते हो तो तुम वहाँ गार्डन में सिगरेट पी सकते हो, लेकिन क्रिस कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैं पीना छोड़ रहा हूँ और जल्द ही छोड़ दूंगा। डीन कहता है कि ये स्मोकिंग बहुत बुरी आदत है, लेकिन मिस्सी इसमें तुम्हारी मदद कर सकती है। क्रिस हैरान होके पूछता है कि कैसे। डीन उससे बताता है कि मिस्सी हिप्नोसिस कर सकती है। मुझे भी ये बात अजीब लगती थी और मैं भी 15 साल तक स्मोकर था, लेकिन जब इसने मुझ पर हिप्नोसिस किया तो उसके बाद से मुझे सिगरेट देखकर भी उल्टी आ जाती है। क्रिस को ये बात अजीब लगती है और वो विश्वास नहीं कर पाता, तो वो कहता है नहीं मैं ठीक ही हूँ, मैं खुद से ये छोड़ दूंगा। डीन कहता है कि चलो अच्छा है तुम दोनों यही हो, कल यहाँ पार्टी है। हमारी फैमिली हर साल एक बड़ा गेट टुगेदर रखती है और इसमें सारे दोस्त और रिश्तेदार आते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ जॉर्जिना आती है उन्हें ड्रिंक सर्व करने के लिए। वो क्रिस के ग्लास में ड्रिंक डाल ही रही होती कि वो किसी सोच में गुम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उससे ड्रिंक गिर जाती है तो मिस्सी उसे डांटती है और कहती है कि जाओ जाकर थोड़ा आराम करो। जॉर्जिना के जाने के बाद वहाँ रोज का छोटा भाई जेरेमी आ जाता है। रात में सब डिनर पे बैठ के मजाक कर रहे होते हैं। जेरेमी क्रिस को रोज के बचपन के एम्बैरेसिंग सीन बता रहा होता जिससे सब लोग हंस रहे होते हैं। फिर अचानक उसका टोन बदल जाता है और वो क्रिस से पूछता है कि तुम्हें MMA पसंद है। क्रिस कहता है कि मुझे UFC ज्यादा पसंद नहीं क्योंकि उसमें बहुत मारधाड़ होती है। हाँ लेकिन मैंने जुडो सीखा है, लेकिन अब प्रैक्टिस में नहीं। ये बात सुन के जेरेमी उससे कहता है कि अगर तुम लड़की के चक्कर में नहीं पड़ते और प्रैक्टिस करते रहते तो तुम अभी एक बीस्ट की तरह होते। फिर वो टेबल से उठता है और क्रिस से कहता है कि क्यों ना दो दो हाथ हो जाएं, तो क्रिस उससे मना कर देता है। रात में बेडरूम में रोज को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो क्रिस से कहती है कि जेरेमी ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो एक रेसिस्ट है और जेरेमी और उस पुलिस वाले में कोई फर्क नहीं। क्रिस उससे कहता है कि ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। रात में क्रिस सो नहीं पा रहा होता है तो वो सिगरेट पीने बाहर गार्डन चला जाता है। वो सिगरेट जला ही रहा होता है तो देखता है कि वॉल्टर बहुत तेजी से भागते हुए बिल्कुल उसके पास आ रहा है और बहुत पास आने के बाद वो मुड़ जाता है। ये देख के क्रिस गहरी सांस लेने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो ऊपर जॉर्जिना खड़ी होती है और बहुत अजीब सी हरकतें कर रही होती है, जैसे उसका दिमाग खराब हो और अब वो अपने होश में नहीं। ये सब क्रिस को इतना अजीब लगता है, इसीलिए वो सिगरेट नहीं पीता और घर के अंदर चला जाता है। वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसे मिस्सी रोक लेती है और कहती है कि तुम जानते हो ना, स्मोकिंग एक बुरी आदत है। फिर वो उसे रूम में बुलाती है कि आ जाओ कुछ देर के लिए और कहती है कि हम के बस बातें करेंगे। वो जाकर मिस्सी के सामने वाले सोफा पे बैठ जाता है। मिस्सी उससे पूछती है कि तुम जानते हो हिप्नोसिस कैसे काम करता है। ये सुन के वो हंसता है और कहता है कि अभी आप मेरे सामने एक वॉच घुमाएंगी ना, जिससे देख के मैं हाइप्नोटाइज हो जाऊंगा। मिस्सी हंस के कहती है कि शायद तुम टीवी बहुत देखते हो। हिप्नोसिस में हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उन्हें हिप्नोटिक स्टेट में ला सके। वो बातें करते हुए कप में लगातार चम्मच हिला रही होती है, जैसे वो इसे ही यूज करके क्रिस को हिप्नोटाइज करेगी। ये सारी चीजें क्रिस को अजीब लग रही होती हैं, लेकिन वो वहीं रहता है कि देखें क्या होता है। मिस्सी क्रिस से कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी के सामने स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें तो पता है कि माँ अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। फिर वो क्रिस से उसकी माँ के बारे में पूछती है कि तुम कहाँ थे जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। क्रिस कहता है मैं उस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता, लेकिन मिस्सी लगातार चम्मच हिला रही होती है तो ऐसा लगता है कि क्रिस हिप्नोसिस में जा रहा है। फिर वो खुद ही बोलना शुरू हो जाता है कि मैं घर पे टीवी देख रहा था और वहाँ बारिश हो रही थी। मिस्सी कहती है तुम गौर करो, तुम्हें बारिश की आवाज सुनाई देगी। जब तुम्हें बारिश की आवाज सुनाई दे तो मुझे बताना। क्रिस को बारिश की आवाज आना शुरू होती है तो वो खुद यकीन नहीं कर पाता कि ये काम कर रहा है। वो बोलता है हाँ अब मुझे सुनाई दे रही है। फिर वो आगे बोलना शुरू हो जाता है कि मेरी माँ काम से वापस घर आने वाली थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी वो नहीं आई तो मुझे एहसास हुआ कि अब तक तो माँ को आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और बस बैठ के टीवी देखता रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने पुलिस को भी कॉल नहीं की। ये बताते हुए वो सोफा को नोच रहा होता है और फिर कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, मुझे कुछ करना चाहिए था। ये बातें करते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, जैसे वो दिन जी रहा हो। वो मिस्सी से कहता है कि मैं ये बातें नहीं करना चाहता और यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मिस्सी कहती है कि तुम अभी पैरालाइज हो और कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि उस दिन तुमने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया था। फिर वो उससे कहती है कि अब तुम अपने अंदर ही डूब जाओगे। ये सुनकर क्रिस अंधेरे में चला जाता है जहाँ उसके आसपास कोई भी नहीं और वो वहाँ डूब रहा होता है। उस अंधेरे से वो मिस्सी को बहुत आवाज दे रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही होती। फिर मिस्सी उसकी आंखें बंद कर देती है। क्रिस हड़बड़ी में उठता है और बहुत गहरी गहरी सांसें लेना शुरू हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो अपने कमरे में सो रहा था और शायद सब
सब कुछ एक ख्वाब था। वो बाहर निकल के फोटोग्राफी कर रहा होता है हर जगह की, और उसकी नजर ऊपर एक रूम में जाती है जहाँ जॉर्जिना होती है। वो वैसे ही अजीब सी हरकतें कर रही होती है, तो क्रिस उसकी तस्वीर क्लिक कर लेता है। बाहर उसे वॉल्टर भी दिखता है, तो वो वॉल्टर के पास जाके अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं क्रिस हूँ। तो वॉल्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम रोज के बॉयफ्रेंड हो। वैसे रोज है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वो जैसे रोज का नाम ले रहा होता है, उसे देखकर क्रिस को बहुत अजीब लगता है कि शायद ये रोज को पसंद करता है। फिर वॉल्टर कहता है, कल रात के लिए सॉरी, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी रनिंग को देखकर डर जाओगे। और बताओ कल रात मिसेस मिस्सी के साथ सब कैसा रहा? ये बात सुन के क्रिस को झटका सा लगता है और वो हैरान और परेशान होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब तुम्हारा? तो वॉल्टर उसे बताता है कि कल रात तुम मिसेस मिस्सी के ऑफिस में कई घंटों तक बैठे हुए थे ना। क्रिस ये सुन के एक बहाना बना के कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं, और ये कह के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि कल जो हुआ शायद वो सब सच था। फिर वो सिगरेट निकालता है पीने के लिए, लेकिन उसे सिगरेट देखकर अजीब सा लगता है। वो रोज के पास आके उससे कहता है कि कल रात तुम्हारी मॉम ने मुझे हिप्नोटाइज्ड किया था, जबकि मैं सिगरेट पीने बाहर गया था, और वापसी में उन्होंने मुझे अपने थेरेपी वाले रूम में बैठाया था, और मुझे सही से याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन जब भी मैं सिगरेट को देख रहा हूँ तो मुझे उल्टी आ रही है और उसे फेंक देने का दिल कर रहा है। रोज कहती है कि आई एम सो सॉरी कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। ये सब सुन के भी अजीब लग रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात को लेकर। फिर ये दोनों खिड़की से देखते हैं, वहाँ मेहमान आना शुरू हो गए हैं। ये लोग नीचे आके सबसे मिलना शुरू करते हैं। रोज उसे सबसे पहले ग्रीन फैमिली से मिलवाती है। मिस्टर ग्रीन क्रिस से पूछते हैं कि तुम्हें गोल्फ खेलना आता है? मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो गोल्फ खेल सकते हैं। फिर रोज उसे मिसेस लिसा से मिलवाती है। लिसा क्रिस का हाथ पकड़ के कहती है कि ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर रोज उसे मिस्टर स्मिथ से मिलवाती है, जो कहता है कि पहले गोरे लोगों का फैशन था, लेकिन अब काले लोगों का फैशन है। ये सब सुन के क्रिस को अजीब लगता है और वो पिक्चर का बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि ये लोग मुझसे अजीब तरह से बात कर रहे हैं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, एक जानवर हूँ। फोटोग्राफी करते हुए क्रिस को एक और काला बंदा दिखता है जो कि गेस्ट था, तो वो हैरान होता है कि इन गोरों के बीच में एक काला कैसे। क्रिस उसके पास जाता है और कहता है, चलो यहाँ कोई तो अपना मिला। वो पलट के क्रिस से हाई करता है और अपना नाम किंग बताता है, लेकिन बहुत अजीब तरह से। क्रिस उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। ये काला बहुत अजीब है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। शायद इसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। वहाँ किंग की बीवी भी आ जाती है, जो कि एक गोरी थी और लोगन से उम्र में बहुत बड़ी थी। लोगन को उसकी बीवी वहाँ से चलने को कहती है, तो जाते हुए क्रिस उसे फिस्ट बम्प दिखाता है, जिससे सारे काले एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन वो फिस्ट बम्प नहीं करता, बल्कि हाथ मिलाता है। ये देखकर क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि लोगन ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे ये एक काला है ही नहीं। क्रिस ये सब सोचते हुए वहाँ गार्डन में टहलना शुरू करता है, तो उसे एक अंधा गेस्ट वहाँ दिखता है, तो वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। अंधा क्रिस से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हो, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। मैं एक आर्ट गैलरी का मालिक हूँ और ये बहुत अजीब बात है कि मैं अंधा होकर भी वो सब देख सकता हूँ जो लोग आंखों से भी नहीं देख सकते। अंधे से मिलने के बाद क्रिस घर में आता है और अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है और बताता है कि ये जगह बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग किसी ऐसे काले से मिले ही नहीं है जो इनका गुलाम न हो या इनके लिए काम न करता हो। फिर क्रिस उसे ये भी बताता है कि मुझे कल रात रोज की मॉम ने हिप्नोटाइज किया था ताकि मैं स्मोकिंग छोड़ दूं। ये बात सुन के रॉड उससे कहता है कि भाई अभी वहाँ से निकल, ये लोग तेरा कुछ बहुत बुरा कर देंगे। फिर क्रिस कहता है कि एक और बहुत अजीब बात है कि यहाँ जितने भी काले लोग हैं सब बहुत अजीब हैं। रॉड उससे कहता है कि शायद सारे कालों को हिप्नोटाइज कर दिया गया है। ये सुन के क्रिस कहता है हाँ ठीक है, और कॉल काट देता है। कॉल काटने के बाद क्रिस नीचे गार्डन में आता है, तो डीन और उसके दोस्त वहीं खड़े होते हैं। डीन का एक दोस्त क्रिस से पूछता है कि तुम बताओ इस दुनिया में अभी काले होने के ज्यादा फायदे हैं या नुकसान। क्रिस ये सवाल सुन के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और पास में ही खड़े लोगन से पूछता है कि तुम इन्हें बताओ कि अमेरिका में काले होने का कैसा एक्सपीरियंस है। लोगन फिर रोबोट की तरह कहता है कि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही है और मैंने कभी कुछ बुरा नहीं देखा। ये सुन के क्रिस को झटका लगता है और उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो मोबाइल निकाल के लोगन की पिक्चर क्लिक कर लेता है, लेकिन पिक्चर क्लिक करते हुए फ्लैश जल जाता है। फ्लैश पड़ते ही लोगन बिल्कुल चेंज सा हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो क्रिस के पास आने लगता है और चीख के कहता है कि यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी, जल्दी जाओ वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। जाओ यहाँ से, जल्दी से जाओ। जेरेमी लोगन के पीछे से आके पकड़ के ले जाता है। सब मिसी के रूम के बाहर खड़े होके इंतजार कर रहे होते हैं और मिसी लोगन को वापस लाती है। वो वापस से बिल्कुल शांत और रोबोट की तरह हो जाता है और वो आके क्रिस से सॉरी करता है। लोगन को उसकी वाइफ वहाँ से ले जाती है, तो डीन कहता है चलो अब वापस से पार्टी को कंटिन्यू करते हैं, हम मेरा
फेवरेट गेम बिंगो खेलेंगे। लेकिन रोज क्रिस को ले वहाँ से चली जाती है कि हमें थोड़ी देर अकेले रहना है। रोज और क्रिस लेक के किनारे आ जाते हैं तो क्रिस उससे कहता है कि ये लोगन को मैंने कहीं देखा है लेकिन मुझे याद नहीं कहाँ, और तुम्हारी मॉम मेरे जहन में घुस गई है और मैं कल रात से वो सब सोच रहा हूँ जो मैं कभी सोचना भी नहीं चाहता। बस मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। यहाँ दूसरी तरफ डीन बिंगो गेम शुरू करता है जो कि पूरी तरह से साइलेंट गेम है, लेकिन ये कोई गेम नहीं बल्कि एक ऑक्शन पार्टी है जहाँ कालों की बोली लगती है और इस बार क्रिस की बोली लग रही है। बोली शुरू होती है, सारे लोग क्रिस को खरीदने की कोशिश करते हैं और आखिरकार क्रिस की बोली फाइनल हो जाती है लाखों डॉलर में और उसे वही अंधा खरीदता है। वहाँ रोज उससे कहती है ठीक है हम चलते हैं, अभी बस थोड़ी देर यहाँ रुको, फिर हम घर जाके पैकिंग करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। फिर क्रिस उससे अपनी माँ के बारे में बताता है कि मैं उस हादसे को कभी सोचना नहीं चाहता, लेकिन वो हादसा मुझे बार बार याद आ रहा है। रोज उसे गले लगा के कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्रिस घर आके लोगन की पिक्चर रॉड को भेज देता है तो रॉड उसे कॉल करके बताता है यार ये तो अपना आंड्रे है जो हमारे ही स्कूल में पढ़ता था। ये सुन के क्रिस को भी याद आ जाता है तो वो कहता है हाँ यार मुझे लगा ही था कि मैंने इसे कहीं देखा हुआ है। क्रिस कहता है कि यार ये बहुत बदला हुआ था जैसे कोई रोबोट हो और ऊपर से इसकी बीवी एक गोरी है जो इससे 30 साल बड़ी है। रॉड ये सुन के कहता है यार बहुत बड़ा सीन है, तू अभी के अभी वहाँ से निकल जल्दी से। लेकिन ये बातें करते हुए उनकी कॉल कट जाती है। वहाँ रोज आती है तो वो कहता है कि हमें अभी के अभी निकलना होगा, जाओ जाके अपना बैग लेके आओ, मैं भी अपना बैग पैक कर रहा हूँ। बैग पैक करते हुए उसे एक ओपन कैबिनेट दिखता है तो वो उसके पास जाके अंदर झांकता है तो उसे वहाँ रोज की कुछ पिक्चर्स दिखती हैं। वो पिक्चर्स देखना शुरू करता है तो उसे कुछ पिक्चर्स दिखती हैं जहाँ रोज काफी सारे अलग अलग काले लड़कों के साथ है। फिर उसे रोज की वॉल्टर के साथ भी पिक्चर मिलती है और फिर एक पिक्चर जॉर्जिना की भी होती है। ये देख के वो समझ जाता है कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा सीन है और रोज भी मिली हुई है। वो कैबिनेट बंद करता है तो वहाँ रोज खड़ी होती है तो वो बहाना बनाता है कि मैं बस अपना कैमरा देख रहा हूँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो दोनों नीचे आ रहे होते हैं तो क्रिस को गेट पे जेरेमी खड़ा दिखता है जो उसका रास्ता रोक के खड़ा था। वहाँ डीन और मिस्सी भी होते हैं तो क्रिस रोज से कार की चाबी मांगता है। रोज चाबी ढूंढने की एक्टिंग कर रही होती है और फिर चाबी निकाल के कहती है तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें ये चाबी नहीं दे सकती। ये सुन के क्रिस समझ जाता है कि पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है इस चीज में और फिर वो जेरेमी पे हमला कर देता है। लेकिन पीछे से मिस्सी वही कप पे चम्मच मारती है जिससे सुन के क्रिस बिल्कुल ऐसे गिरता है जैसे वो बेहोश हो गया हो। वो उसी अंधेरे में चला जाता है जहाँ वो कल रात गया था। वो अंधेरे से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसमें और डूब रहा होता है। अगली सुबह रॉड बार बार क्रिस को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है तो उसे लगता है कोई मसला हो गया है। वह घर आकर आंड्रे के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि आंड्रे 3 महीने पहले अचानक गायब हो गया था और अभी तक उसका कुछ पता नहीं। यह देखकर वह समझ जाता है कि ये लोग काले लोगों को किडनैप करते हैं तो इसीलिए वह सीधे पुलिस के पास जाता है और सारी बातें उन्हें बताता है। पुलिस उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। यहाँ क्रिस की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके हाथ पांव एक चेयर से बंधे हुए हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता। उसके सामने टीवी स्टार्ट हो जाता है जिसमें एक वीडियो चलती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी आकर बताता है कि मेरा नाम रोमन है और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कि तुम्हें चुना गया है तुम्हारी शारीरिक क्षमताओं की वजह से। फिर उसी टीवी पर वही अंधा आता है जिसे देखकर लगता है कि अब उसका ऑपरेशन होने वाला है। वह टीवी से लाइव बताता है कि हमारा अब ऑपरेशन होने वाला है। इस ऑपरेशन के 3 प्रोसेस हैं। पहले तुम्हें हिप्नोटाइज करना, फिर तुम्हें यहाँ कैद रखना ताकि तुम मेंटली तैयार हो जाओ और अब बस ऑपरेशन बाकी है। ऑपरेशन में हम मेरा ब्रेन तुम में डाल देंगे और हम दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन सारी चीजें मैं कंट्रोल करूंगा। तुम पीछे बैठकर हर चीज देखोगे उसी अंधेरे से जहाँ तुम गए थे। क्रिस उससे पूछता है कि तुम लोग काले लोगों को ही क्यों पकड़ते हो? तो वह कहता है कि कुछ लोगों तेज होना होता है, कुछ को मजबूत, कई फैशंस के लिए करते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा क्या कलर है। मुझे तो तुम्हारी आंखें चाहिए ताकि मैं भी वैसे ही देख सकूं जैसे तुम देखते हो। यह सब सुनकर क्रिस को अपनी बेबसी पर बहुत रोना आता है। वह सोच ही रहा होता है कि सोफे से कुछ रुई निकलती हुई दिखती है और फिर वहाँ टीवी पर वही कप की वीडियो चलती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। यहाँ ऑपरेशन रूम में एक बिस्तर पर अंधा होता है और दूसरा बिस्तर खाली होता है जहाँ क्रिस को लाया जाएगा। डीन और जेरेमी ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं और फिर डीन उसका दिमाग निकालता है। यहाँ जेरेमी क्रिस को लेने के लिए आता है और उसके हाथ पांव खोलता है। क्रिस उस पर हमला करता है और उसके सिर पर एक बॉल मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर अपने कानों से रुई निकालकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। डीन को ऑपरेशन के दौरान एहसास होता है कि जेरेमी अभी तक नहीं आया तो वह ऑपरेशन रूम से बाहर नजर डालता है। उसी वक्त क्रिस उस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर क्रिस ऊपर आता है तो उसे एक रूम में मिस्सी दिखाई देती है और वहीं एक टेबल पे उसे वही कप दिखता है। कप देखकर क्रिस को लगता है कि अगर यह उसके हाथ में गया तो मेरा खेल खत्म। मिस्सी उस कप के लिए भाग
लगती है, लेकिन कप को पकड़ने से पहले ही क्रिस कप तक पहुँच के उसे तोड़ देता है और फिर मिस्सी पर हमला करके उसे भी मार देता है। वहाँ से निकलकर मेन गेट तक आता है तो पीछे से जेरेमी उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार क्रिस उसे जान से मार देता है और उसकी जेब से कार की चाबी निकालकर बाहर निकल जाता है। वहाँ रोज अपने कमरे में शांति से बैठकर लैपटॉप पर अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढ रही होती है, लेकिन कार की आवाज सुनकर वह समझ जाती है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। क्रिस कार चलाकर वहाँ से निकल रहा होता है तो गलती से जॉर्जिना कार के सामने आ जाती है। वह कार रोकता है और सोचता है कि इसे भी लेकर चलना चाहिए। इसके साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ होने वाला था। क्रिस उसे उठाकर कार में ले आता है और निकल ही रहा होता है कि जॉर्जिना को होश आता है और वह कहती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, और यह कहकर वह क्रिस पर हमला कर देती है। इसी वजह से कार एक पेड़ से जाकर टकराती है और वह बेहोश हो जाती है, लेकिन क्रिस उस एक्सीडेंट में बच जाता है और वो कार से निकलता है। वहाँ रोज जो कि गन लेकर बाहर आई होती है ताकि कोई भी मसला न हो, वह एक्सीडेंट के बाद क्रिस को देखकर उस पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन दूरी की वजह से क्रिस को गोली नहीं लगती। वहाँ पीछे से वॉल्टर भाग के आ रहा होता है। रोज वॉल्टर से कहती है जाइए दादाजी और उसे पकड़ लीजिए, और फिर वह क्रिस पर हमला करता है। वॉल्टर उसे मारने ही वाला होता है कि क्रिस मोबाइल निकालकर उसके सामने फ्लैश जला देता है। फ्लैश देखते ही असली वॉल्टर बाहर आ जाता है। रोज जो पीछे से आ रही थी, वॉल्टर उससे कहता है लाओ गन मुझे दे दो, मैं ही इसका काम तमाम करूंगा। तो रोज उसे गन दे देती है और वह रोज को ही गोली मार देता है। फिर वह खुद को भी मार लेता है। क्रिस सोचता है कि मैं रोज को भी मार डालूंगा, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता। उठता है तो देखता है वहाँ उसका दोस्त रॉड उसे लेने के लिए आ गया है, तो क्रिस उसकी तरफ बढ़ता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप कोई और मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।